नमस्कार। आज हम बात करेंगे बचत पे। इससे पहले मैंने इसके बेसिक्स को इसके पिछले वाले वीडियो में समझाया कि सेविंग्स क्या होती है। आज हम इस पे एक आर्टिकल है उसके माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि बचत कैसे कम हुई और इसका क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है। किसी देश की अर्थव्यवस्था इस पैमाने पर भी आंकी जाती है कि उसकी घरेलू बचत और प्रति व्यक्ति आय और क्रय शक्ति की स्थिति क्या है, यानी कि डोमेस्टिक सेविंग्स, पर कैपिटा इनकम और परचेसिंग पावर क्या है। मगर हमारे यहाँ घरेलू बचत लगातार गिरावट की ओर है। मौजूदा वित्त वर्ष में ये पिछले 5 दशक में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। भारतीय स्टेट बैंक के रपट के मुताबिक, यानी कि एसबीआई की जो रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले वित्त वर्ष में परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत में करीब 55% की गिरावट आई और ये सकल घरेलू उत्पाद के 5.1% पर पहुंच गई है। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2020 और 21 में ये जीडीपी के 11.5% पर थी, जबकि महामारी से पहले 2019 और 20 में ये आंकड़ा 7.6% था। यानी कि अब जो डोमेस्टिक सेविंग है वो जीडीपी का 5.1% है, जबकि 2020 और 21 में यह 11.5% था। किसका? जीडीपी का। और 19 और 20 में ये 7.6% था जीडीपी का। कितना कम हो गया? 5.1% है। वित्त मंत्रालय ने घरेलू बचत में गिरावट पर सफाई देते हुए कहा कि लोग अब आवास और वाहन जैसी भौतिक संपत्तियों में अधिक निवेश कर रहे हैं। भौतिक संपत्तियां यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, जस्ट लाइक आवास और वाहन, इन में ज्यादा लोग खर्च कर रहे हैं रेदर देन कि वो डोमेस्टिक सेविंग्स में इन्वेस्टमेंट करें। इसका असर घरेलू बचत पर पड़ा है क्योंकि लोग डोमेस्टिक सेविंग के बजाय जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मंत्रालय ने भरोसा दिलाया है कि संकट जैसी कोई बात नहीं है। सरकार ने यह भी कहा कि पिछले 2 साल में परिवारों को दिए गए खुदरा ऋण यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिटेल लोन्स, और इसका मतलब होता है व्यक्तिगत ऋण से होता है कि लोग घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं। ये सब चीजों को हम खुदरा ऋण में लेते हैं, यानी कि रिटेल लोन्स में लेते हैं। जो पर्सनल लोन्स रहते हैं, कोई शिक्षा के लिए ले रहा है, कोई स्वास्थ्य के लिए ले रहा है, तो 55% आवास, शिक्षा और वाहन पर खर्च किया गया। यानी कि जो रिटेल लोन्स था उसका जो 55% था उसमें लोग किस में खर्च कर रहे हैं? आवास में, शिक्षा में और वाहन पर खर्च किया गया है। परिवारों के वित्त वर्ष 2020 और 21 में, वित्त वर्ष का मतलब होता है कि 1 अप्रैल से लेकर के और अगले साल का जो 31 मार्च है, ये तब तक का रहता है एक वित्त वर्ष। 22.8 लाख करोड़ की शुद्ध वित्तीय परिसंपत्ति यानी फाइनेंशियल एसेट्स, इसका मतलब होता है कि बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, ये सारी म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये वित्तीय परिसंपत्तियां जोड़ी गई थी। 2021 और 22 में लगभग लगभग 17 लाख करोड़ और वित्त वर्ष 2022 और 23 में 13.8 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय संपत्ति यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स बढ़ी है, यानी कि कम हो गई। इसका मतलब है कि लोगों ने एक साल पहले और उससे पहले के साल की तुलना में इस साल कम वित्तीय संपत्तियां जोड़ी है। वित्तीय संपत्ति यानी कि फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का मतलब मैंने समझाया कि जैसे डिबेंचर हो गए, स्टॉक्स मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गए, म्यूचुअल म्यूचुअल फंड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, डेरिवेटिव्स हो गए, ये फाइनेंशियल प्रॉपर्टी है। सरकार के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे अब कर्ज लेकर घर और वाहन जैसी भौतिक संपत्तियां खरीद रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 साल में आवास और वाहन ऋण में दोहरे अंक में वृद्धि हुई। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि महामारी के बाद लोग काफी सचेत हुए, वे जोखिम वाले निवेश से बच रहे हैं। दूसरी बात, बचत खातों पर ब्याज दर बहुत आकर्षक नहीं है। बचत खातों पे जो ब्याज रेट है वो बहुत कम है। इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इससे पिछले वाले वीडियो में, लघु बचत वाले में, आप इसको समझ सकते हो। और दूसरी बात, इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है कि डोमेस्टिक सेविंग्स कम क्यों हुई, क्योंकि लोग भौतिक संपत्तियां खरीद रहे हैं रेदर देन डोमेस्टिक सेविंग में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय। अब हम थोड़ी बात आगे करते हैं कि ऐसे में लोग प्रतिभूति यानी कि जो सिक्योरिटीज होती हैं आदि में ज्यादा निवेश कर रहे हैं। ये भी घरेलू बचत कम होने का एक कारण है,
एसबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार का भी कहना है कि शायद ब्याज दरें कम होने का विपरीत प्रभाव घरेलू बचत पर पड़ा है। आम लोगों का रुझान भौतिक संपत्तियों की तरफ बढ़ा है, कि लोग क्या चाहते हैं, भौतिक संपत्तियां ज्यादा खरीद रहे हैं, यानी कि जैसे आवास हो गया, इन चीजों पे लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं। सरकार चाहे सरकार चाहे तो जो तर्क दे, पर घरेलू बजट का लगातार गिरना कोई अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता है। कोई अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता है। इसके बारे में अगर हम और जानना चाहें, देखिए, घरेलू बजट सामान्य वित्त, ये अच्छी वो लाइन है। ये लाइन क्या है कि घरेलू बचत सामान्य सरकारी वित्त और गैर वित्तीय कंपनियों के लिए कोष जुटाने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया होती है। घरेलू बचत जो सामान्य सरकारी वित्त यानी गवर्नमेंट फाइनेंस का मतलब है कि सरकार जो धन का संचयन करती है, रेवेन्यू होता है, उसका एक्सपेंडिचर होता है, बजट बनता है, ये सरकारी वित्त है। और उसके लिए कोष चाहिए, और उस कोष को जुटाने का जो सबसे महत्वपूर्ण जरिया होती है वो होती है घरेलू बचत। और दूसरी बात, जो गैर वित्तीय कंपनियां हैं, और एक नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, और एक और होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, दोनों में डिफरेंस होता है। नॉन फाइनेंशियल कंपनीज का मतलब है कि जो वित्तीय लेन देन नहीं करती है, फाइनेंशियली जो ट्रांजेक्शन है वो नहीं करती, बल्कि ये जो रोजगार, जैसे मान लो कि निर्माण करना हो, इनमें ज्यादा करना है, शोध का काम करना हो, उनमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। देश की कुल बचत में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखने वाले घरेलू बचत का लगातार गिरना निम्न और मध्यम वर्ग ही नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था के लिए चिंता की बात है। सरकार को मंदी के जोखिम से बचने के लिए राष्ट्रीय बचत दर को बेहतर रखना ही होगा। इसके पक्ष में अर्थशास्त्री स्पष्ट कहते हैं कि वर्ष 2008 की वैश्विक मंदी का असर भारत पर इसलिए भी कम पड़ा था कि भारतीयों की घरेलू बचत मजबूत स्थिति में, जब अमेरिका में रिसेशन आया था 2018 में, वैश्विक मंदी यानी कि जब चीजों की मांग कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे भारत को उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि डोमेस्टिक सेविंग थी, और कोविड में भी इसका इम्पैक्ट देखा गया था। देश में घरेलू बचत घटने से ऐसे लोगों को आर्थिक प्रबंधन भी चरमरा रहा है जो शादी ब्याह और सामाजिक रीति रिवाज, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और त्योहारों पर खर्च के लिए अपनी छोटी बचतों पर निर्भर होते हैं। सरकार को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल सिक्योरिटी, यानी कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, कि जरूरतों के परिप्रेक्ष्य में बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में वृद्धि करनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि बचत प्रोत्साहन से देश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। थैंक यू।